है हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान मशरिक़ वस्ता और इसके अलावा आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मशरिक़ वस्ता की देखिए बहुत सी खबरें आई, 2 साल तक लंबी जंग नदीम साहब चली और उसके बाद एक अमेरिका की कोशिश की वजह से ये जंगबंदी हुई, लेकिन हकीकी तस्वीर दुनिया आज भी जानना चाहती है कि हकीकी तस्वीर मिडिल ईस्ट की और ख़ास तौर से गज़ा की क्या है। क्या वाकई में जंगबंदी हुई या फिर जंगबंदी के पीछे जो पस पर्दा जो है वो अपनी हरकतें लगातार इजराइल जारी रखे हुआ है? सही तस्वीर क्या है? देखिए सर, जंगबंदी तो सिर्फ नाम के लिए हुई है, वहाँ जंगबंदी जैसी कोई चीज़ है नहीं जी। और इजराइल बिल्कुल वही काम अब भी कर रहा है जो इस जंग के शुरू होने से पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 से पहले कर रहा था जी। और उसका जारहाना अमल जारी है। अभी भी हमारे सामने इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, मुतवातिर आ रही हैं कि 2 लोग मार दिए, 5 लोग मार दिए, 10 लोग मार दिए और उसी तरह से यानी इंसानी जानों का इतना ज़्यादा ज़िया हो रहा है जिसकी हद नहीं। वहाँ पर इस वक्त सर्दी का मौसम है और उनका जो कैलेंडर है, वेदर का कैलेंडर मौसम का, वो तकरीबन हमारे यहाँ जैसा ही है। अच्छा। तो अब मौसम की भी मार उन लोगों के ऊपर है। कंडीशन ये तय हुई थी कि जंगबंदी जब हो जाएगी तो उसके बाद ट्रक्स यानी इमदादी ट्रक्स वहाँ पर इतनी तादाद में भेजे जाएंगे जिनकी उनको भेजा जाएगा, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा अभी तक उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं कि इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो हालात बद से बदतरीन अभी भी बने हुए हैं, मौसम भी मार रहा है। दूसरे उन्हें जो बेसिक एमिनिटीज़ मिल जानी चाहिए थी वो सब गज़ा के लोगों को नहीं मिली है और गज़ा तो एक बदतरीन जगह बन चुकी है। अब साल्सियों ने मुआहदा करवाया अमेरिका को बीच में डालकर, उसमें कतर भी था और दूसरे ममालिक भी थे, लेकिन उनका भी दबाव अब इस तरीके का दिख नहीं रहा है कि जिस कंडीशन के ऊपर ये मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी की जाए। हालात बिल्कुल वैसे ही बने हुए और जहाँ तक मैं आइंदा भी समझ पा रहा हूँ अबू साहब, तो उसमें इजराइल का जो रवैया है, उसकी जो हट धर्मी है, वो उसी तरीके से बनी रहेगी और वहाँ कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो या नेतन्याहू है, उनका एक ख़ास मकसद ये है कि इजराइल के नाम पर ही वो अपने उन सारे ख़राब कामों को, उन बदउनवानियों को छुपा सकते हैं और इस जंग को जितना लंबा खींच, देखिए जंग पहले ही बंद हो जाती है, ये तो 2 साल तक चलनी ही नहीं थी, इसको 2 साल तक तो सिर्फ एक आदमी की वजह से और वो नेतन्याहू है, उनकी वजह से खींचा गया। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को ऐसे भी देख लेना चाहिए अबू हुरैरा साहब कि ये 2 साल यानी एक इनफरादी शख्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि उनके ऊपर जो बदउनवानी का मामला था वो इतना लंबा खींच गया, वो गवर्नमेंट अपनी चलाते रहे, लेकिन उसकी वजह से इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई इजराइल कभी नहीं कर सकता। और उसके तहत उसकी जो साख बनी हुई थी ना, एक लोगों के सामने जो उसकी तस्वीर बनी हुई थी वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है और मिट चुकी है। और ईरान के साथ वो 12 दिन वाला जो मामला था उसने उसकी कलाई खोल कर रख दी इजराइल की, और इजराइल के जो डिफेंस वाले जो आलात थे, ना जाने क्या क्या, वो आयरन डोम, ये वो सब फ्लॉप साबित हो गए। और उसके अलावा जो ब्रोकिंग यानी कर रहा था वो हथियारों की, अपने छोटे हथियारों के मामले में वो दुनिया भर में सप्लाई करता था, उससे महंगा बेचता था और एशिया की कई कंट्रीज़ उसके वो हथियार ख़रीदने वाले ममालिक में एक लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं और उनमें कहीं ना कहीं हमारे ये सार्क कंट्रीज़ भी शामिल हैं। वो थोड़ा लें या ज़्यादा लें, उससे छोटे आर्म्स लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी आप शक की नज़र से देखने लगे हैं, यानी मैं, आप और दुनिया के लोग, कि ये तो अपने ही हथियारों से यानी उन लोगों से नहीं लड़ पाए जिसे हमास बोलते हैं। वो कोई ट्रेंड फौज नहीं थी, वो सिर्फ एक ग्रुप है और उसे आप टेररिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। लेकिन जब ये उन लोगों से नहीं लड़ पाए और जितने लोग यरगमाली बना लिए गए थे उनके ज़रिए उन्हें नहीं छुड़ा पाए और उसके लिए भी बीच में अमेरिका को आना पड़ा और साल्सियों को इतने सारे आना पड़ा, उसके बाद एक मुआहदा होता है, उसके बाद वो लोग छूटते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये दुनिया के सामने बातें उजागर हो गई कि इजराइल जिस तरह का हवा बनाकर अपने लिए पेश कर रहा था ना, वो उतना बड़ा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ को ऐसे और भी देखता हूँ कि इजराइल के पास जो ये मोसाद जैसी चीज़ है वो एक मजबूत चीज़
थी और उसने जितना काम करना था वो किया, लेकिन जब उसके ऊपर दूसरे ममालिक ने गौर किया और उसकी काट ढूंढी तो उसमें भी वो सारी की सारी चीज़ें पकड़ी गईं और ईरान के अंदर वो जो 12 दिन का ऑपरेशन था और उसका जो पहला दिन था इजराइल की तरफ से, इजराइल अकेला उसमें शामिल नहीं था, उसमें वो अमेरिका को साथ में लेकर आया और इजराइल अकेला कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक इजराइल में आपको बताऊं वो छोटे मोटे कंट्रीज से लड़ा है जिनके पास एयर डिफेंस से बचने का कोई सिस्टम नहीं था। यमन है जैसे यमन है, या वो फिर वो 69 वाला आप बोल सकते हैं। जी जी जी। तो वो जो लड़ाई थी उसकी जब भी कभी हुई तो वो जहाज़ से उसने लड़ी, यानी ज़मीन पर उतरने के बाद तो लड़ नहीं पाए वो कभी भी ज़मीन पर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर सिर्फ ब्रिटेन एक ऐसी डिफेंस फोर्स रखती है जो ज़मीन पर उतर कर लड़ सकती है, इसके अलावा कोई भी फ़ौज मुझे ऐसी दिखती नहीं है, कोई भी ऐसी फ़ौज मगरिब में जो ज़मीन पर उतरकर फतेहयाबी की गारंटी ले ले। आपने देखा अमेरिका का हाल, अमेरिका वियतनाम से नहीं जीत पाया, 20 साल के बाद उसे अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि ज़मीन पर उतरते ही वो लड़ नहीं पाते हैं। और यही हाल IDF का हुआ। IDF ज़मीन पर जहाँ जहाँ उतरी, अब देखिए हमास से ही वो नहीं जीत पाए। दूसरे वहाँ जो एयर स्ट्राइक की अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान के ऊपर, तो उसमें भी वो जो उनके मंसूबे थे उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरह से साख ऐसे बर्बाद हुई इजराइल की कि इजराइल जो खुद मजलूम बनकर दुनिया भर से चंदा लेता था और अपने आप को परेशान दिखाता था और ये बताता था कि हमारे साथ जुल्म हुई, ज़्यादती हुई है और हम लोगों को वहाँ से निकाला गया। कहाँ से? जर्मनी से, हिटलर के ज़रिए मजालिम करके। अब दुनिया के सामने ये सारी बातें आएंगी तो खुद ही जालिम हैं, ये उन लोगों को मार रहे हैं जो इनसे लड़ भी नहीं रहे। भाई ऊपर से एयर स्ट्राइक होती थी, उसमें मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाता था, अस्पताल को उड़ा दिया जाता था, स्कूल से को उड़ा दिया जाता था। और इसके अलावा रफ़ा के आसपास वाले बॉर्डर पर जो इधर से गए हुए रिफ्यूजी या शरणार्थी थे गज़ा वाले, वहाँ जाकर भी इन्होंने एयर स्ट्राइक की। तो सर ये जो जुल्म, ये जबरियत जो दिखी ना दुनिया को, तो उसकी वजह से दुनिया को इजराइल के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल गया और दुनिया के हर हसास आदमी ने इजराइल को गलत मानना शुरू कर दिया। तो ये उसकी साख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक नुकसान माली या माशी तौर पर हुआ इजराइल का, वो ये हुआ कि उसकी बंदरगाहें वो बर्बाद हो गई इस लड़ाई में। ईरान ने वहाँ पर अटैक किया और उसकी वजह से हूसियों ने भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो उसकी वजह से जो उनके जो माशी कंडीशन है, अभी तो देखिए बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो सेंसर हैं और इजराइल कभी भी अपनी खबर नहीं देता है, लेकिन दुनिया भर की जो मीडिया है उसके अंदर अपना पूरा का पूरा परसेप्शन अपना ही चलवाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है या अपने तौर पर उन सब चीज़ों को मनवाने की कोशिश करता है। तो अब भी ऐसा ही हुआ भाई, उसने अपनी खबरें नहीं दी, लेकिन ये साल 1.5 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ से लोग जो बहुत ही ज़्यादा अमन में रहने वाले लोग थे, यानी ऐसा मानते थे कि हम अजय हैं और हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ लोग हैं, वो लोग कंट्री को छोड़ कर वहाँ से जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। देखिए इंसानी जानों का ज़िया हो, किसी का भी हो, ख्वाह वो किसी मुल्क के हों, किसी समाज के हों, किसी मजहब के हों, ये गलत है भाई। जंग नहीं होनी चाहिए। अब हम इतने ज़्यादा तहजीब याफ्ता दौर में मसले का हल नहीं और किस सदी में रह रहे हैं हम। दुनिया भर में आप ये देखें कि इजराइल ने भूख से मारा लोगों को। अब ये बताइए इस दौर में, इस ज़माने में अगर आप किसी को भूख से मार रहे हैं तो कितनी ज़्यादा ये हम लोगों के लिए सोचने की और तशवीशनाक बात है कि बताइए ये दौर क्या चल रहा है और इसमें भूख से मारा जा रहा है। लोग राशन लेने जाते थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी वगैरह वगैरह। तो इजराइल जो खुद मजलूम बना हुआ था वो जालिम के तौर पर नजर आया और दुनिया भर में इटली जैसे मुल्क के अंदर भी सब उसके खिलाफ मुजाहिरे हुए। जी बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि इजराइल की जो असली जो उसका चेहरा था जालिम वाला, वो दुनिया के सामने तो लेकिन इस लड़ाई से निकल कर आया। इसमें मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सारी की सारी जो कारकर्दगी इतने दिन तक हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का बहुत बहुत बड़ा किरदार है। उसे अपनी ही पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत भी झेलनी पड़ी, बावजूद उसके वो नहीं मान कर दिया। लगातार आप देखिए कि चाहे तल-अवीव की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ पर नेतन्याहू के खिलाफ और उनकी काबीना के खिलाफ लगातार एहतजाज होता रहा। ये कुल हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको सज़ा के लिए भी बोला और वो बताया कि जुल्म कर रहा है। इस तरह की बातें भी हमारे सामने आई डॉक्टर साहब। और यूएनओ के अंदर जो एक बहुत मजबूत हालत इजराइल की बनी हुई थी और उसे सपोर्ट रहता था ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का,
वो भी कहीं ना कहीं टूटा और लोग स्पेन जैसा मुल्क और ये ब्रिटेन की तरफ से आप देख रहे हैं ना, उसने ऐलान किया कि जी ये 2 नेशन वाला मामला हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा, अभी 2 दिन पहले पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, उसमें भी उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया जो बहुत मुस्बत है। और सर वो जो पूरा मगरिब वाला जो एक सिस्टम है और वर्सेस रशिया वाला सिस्टम है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इज़राइल वाला मामला और ये फ़िलिस्तीन वाला मामला भी आकर जुड़ जाता है और इन्हें कहीं ना कहीं लामबद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक पूरी धुरी बन रही है ना सर, ये मॉस्को वाली और ये नॉर्थ कोरिया वाली और ये चाइना वाली, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्ट दिखा रहा है। अभी मैंने एक खबर देखी कि चाइना ने बोला है कि मैं इसका रिफॉर्म करूँगा, यानी गज़ा सिटी का, तो मौका मिल रहा है। अब वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा दूर थे, यानी ये खलीज से जी, उनकी एंट्री हो रही है मशरिक़ वस्ता से, तो अमेरिका भी ये नहीं चाहता। अच्छा, अमेरिका को तो सर फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों से। अमेरिका के यहाँ तो अपने यहाँ बड़ी परेशानी और उलझन है, यानी वहाँ पर तो महामंदी का दौर है। वहाँ गवर्नमेंट से बार बार सवालात किए जा रहे हैं लोगों के, अलग अलग जो सिविल सोसाइटीज़ है वो सवाल कर रही है कि भाई ये सारा पैसा आप क्यों देते हैं। अपोजिशन, पार्लियामेंट की अपोजिशन वहाँ पर जो हाउसेज हैं उनके, वो सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई आप ये पैसा इतना क्यों लगा रहे हैं, और फिर इस पैसे को लगाने के बाद उसके सिले में क्या मिल रहा है। उसके सिले में आपको ये मिल रहा है, नफ़रत लोगों के अंदर बढ़ रही है कि अमेरिका गलत कंट्री का साथ देता है, गलत आदमी का साथ देता है। तो ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है ना, उसमें ये सारी चीज़ें अमेरिका के लिए, नेटो के लिए और इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब साबित होने वाली है। बिल्कुल, बहुत मुख्तसर में आपने तमाम चीज़ें बताई कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। नेतन्याहू सिर्फ एक शख्स के लिए 2 साल तक ये जंग लड़ी गई और आज भी नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं यमन पर निशाना साधते हैं, कभी अमेरिका पर निशाना साधते हैं। बहुत तफसील में आपने तमाम चीज़ें कही।